गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 27 जुलाई और आज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। उसके बाद देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। आज जो है डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो किसी न किसी एग्जाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान देंगे। जहाँ तक रही बात बिहार स्पेशल की, आज जो बिहार स्पेशल बिहार में प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण है, ये जो है ये मुख्य परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न जो है बनते हैं इस चैप्टर से पीटी में, तो उसके बारे में हम जो है आपको डिटेल्स में बता देंगे और कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है पीटी में इससे वो भी बता देंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें पहले ही कि आज जो है बिहार ल्यूसेंट स्पेशल जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है कल से हम लोग बिहार स्पेशल ही, चूंकि बिहार स्पेशल से जो है बीपीएससी में और बिहार पुलिस में और अन्य एग्जामों में बिहार टीचर में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बिहार बीपीएससी में तो करीब जो है 15-20 प्रश्न, तो इसलिए हमने सोचा है कि अब एडुटेरिया का जो है एडुटेरिया का बिहार स्पेशल वो भी हम लोग आप लोगों को बता दें। चूंकि ल्यूसेंट को पढ़ने के बाद, ल्यूसेंट बिहार स्पेशल पढ़ने के बाद हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरा स्पेशल बिहार स्पेशल पढ़ने का, लेकिन हम आपको जो है बिहार स्पेशल एडुटेरिया का भी बता देंगे और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहले बिहार स्पेशल में जो है प्राकृतिक आपदाएं के बारे में जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन पहले जान लेते हैं कि अपनी भू आकृति और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण बिहार में अनेक आपदाओं के जो है आते रहे हैं और आपदाओं की दृष्टि से जो है बहुत ही असुरक्षित है बिहार। और यहाँ पर जो मुख्य आपदाएं बाढ़, सूखा, लू, तूफान, ओलावृष्टि और ग्रीष्मकालीन चक्रवात जो है शामिल हैं बिहार में। आपदा में जो है बाढ़ और सूखा ये दो जो है प्रमुख है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि दक्षिणी बिहार वो सूखा के लिए जाना जाता है, सूखा आपदा के लिए, और उत्तरी बिहार ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, ये पूछा भी गया है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार उच्च और मध्यम सिस्मिक क्षेत्र में अवस्थित है। वहीं पर जब हम भूकंप की बात करें, तो भूकंप में बिहार जो उच्च और माध्यमिक सिस्मिक क्षेत्र में अवस्थित है। इन सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग जो है बिहार में स्थापित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य के 38 जिलों में से कम 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं तथा 33 जिले सिस्मिक जोन 4, 3, 4 और 5 में जो है आते हैं। तो ये भी आप लोग जो है यहीं पर रट लेंगे कि बिहार में कौन से सिस्मिक जोन में आता है बिहार, तो 3, 4 और 5 में आता है। ये आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि आपदा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कदम, राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है ये पारित किया गया। एक तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे कि बिहार में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो किया गया था पारित केंद्र में, उसी के दिशा निर्देश के तहत बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, SDMA। तो आपदा प्रबंधन की देखरेख कौन करता है बिहार में? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये मुख्य ये है। अगला देखते हैं, इसी में राज्य सरकार ने पटना के बिहटा में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के 9 बटालियन स्थापित किया है। तो बिहार में जो है
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का 9वां बटालियन कहां पर स्थापित किया गया है? पटना के बिहटा में। पीटी के लिए ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के बटालियन को 75 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के बटालियन में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अनुक्रिया के लिए प्रशिक्षित विशेषीकृत दल होते हैं। वहां कुल मिलाकर जो है 1149 कर्मी, 18 दल मौजूद हैं। तो ये हालांकि आपको मेन में लिखने को मिलेगा। वहीं पर उत्तरी बिहार में प्रभावी खोज और बचाव अभियान के लिए सुपौल जिले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की नियमित कंपनी स्थापित किया गया। तो एक सुपौल में भी स्थापित किया गया राष्ट्रीय आपदा बल की। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपदा में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए अनुकृपा राहत और नगद निर्वहन भत्ता के अलावा कृषि लागत सब्सिडी, मकान क्षति सब्सिडी और पशु नुकसान सब्सिडी का भी प्रावधान बिहार सरकार द्वारा किया गया है। बिहार में बाढ़, सूखा और पेयजल संकट के लिए मानक कार्य संचालन कार्यविधि को सूत्रबद्ध किया गया है और राज्य सरकार ने किसानों को सहायता देने और कृषि संबंधी विपदा से बचाने के लिए बिहार कृषि विपदा किसान सहायता योजना 2015 सूचीबद्ध या सूत्रबद्ध किया है। बिहार कृषि विपणन किसान सहायता योजना कब पारित किया गया है? तो 2015 में। इस योजना के तहत मृत किसानों के निकट संबंधी के नाम 4 लाख अनुग्रह भुगतान जमा कराने का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक निधि तैयार की जाएगी जिसके जरिए वित्त राहत के बतौर खाताधारी को मासिक भुगतान किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग बिहार में सूखा के बारे में। तो सूखा जो है, सूखा मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी भाग में जो है आता है, जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। तो बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में। ये तो रट लेंगे, ये पूछा भी गया। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे कम बारिश जो है आप देखेंगे तो गया औरंगाबाद क्षेत्र में होता है। यही कारण है कि दक्षिणी बिहार की कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, अरवल, बांका इत्यादि जो है सूखा प्रवण क्षेत्र है। शेखपुरा, रोहतास, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद जो है ये सूखा पीड़ित इलाका है। इनमें कई जिले बाढ़ और सूखा दोनों से ही प्रभावित रहे हैं। उसमें आप देखेंगे भागलपुर का नाम आता है। भागलपुर जिला जो है ये सूखा क्षेत्र भी जिला है और एक आधा भाग जो है बाढ़ से भी जो है डूबा हुआ रहता है। दक्षिणी बिहार के मैदान की सूखाग्रस्त हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ बहने वाली नदियाँ सूख जाती है, जबकि हिमालय से बहने वाली नदियाँ में सालों भर पानी रहता है। बिहार के सूखा प्रभावित कुछ क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जो है होती है। तो बिहार सरकार जो है अब धीरे धीरे इसके उपाय भी जो है किया जा रहा है और गंगा से जो है पाइप के द्वारा इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा रहा है। अब हम देखते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में। बिहार में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, कोसी आदि नदियों में जल स्तर की वृद्धि हो जाने से इनके आसपास के क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति जो है बन जाती है। कोसी नदी को उसकी बाढ़ विभीषिका के कारण बिहार का शोक, सारो ऑफ द बिहार, बिहार का दुख या बिहार का अभिशाप आदि नाम से पुकारा जाता है। तो कोसी नदी को किन किन नाम से बिहार का पुकारा जाता है? बिहार का शोक, सॉरो ऑफ द बिहार, बिहार की दुख या बिहार का अभिशाप नाम से पुकारा जाता है। बिहार
खासकर उत्तरी बिहार की एक प्रमुख अस्थायी समस्या है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तरी बिहार की एक अस्थायी समस्या के रूप में क्या है, तो ये ऑप्शन में जो है बाढ़ था और आंसर बाढ़ ही आया है। तो बाढ़ आप लोग याद रखेंगे। फ्लड, बाढ़ से हर साल बिहार में कृषि और पशुधन की भारी क्षति होती है, जिसका राज्य के विकास पर बुरा और विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ का कारण हिमालय से बहने वाली नदियां, जिनमें गंगा के अतिरिक्त कोसी, घाघरा, बागमती, महानदी आदि प्रमुख है। राज्य में गंगा के दक्षिणी मैदान में बरसाती नदियां बाढ़ का प्रमुख कारण है। इन नदियों से सोन, पुनपुन और क्यूल आदि जो है प्रमुख है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित जिला है उनमें जो है मुख्य रूप से सारण, गोपालगंज, वैशाली, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, शिवहर, ये जो है सर्वाधिक प्रभावित बाढ़ से जिले हैं। जबकि दक्षिणी बिहार में जो है पटना और जहानाबाद दो ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना के जो जिले, पटना के आसपास, जब पटना से आगे चलेंगे मोकामा के आसपास, तो वहां पर जो है बाढ़ क्षेत्र रहता है। खासकर जो टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्र, ये उस पटना का वो टाल क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बिहार देश का ऐसा राज्य है जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 73.06% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। देश में बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र में ये इसका कुल क्षेत्रफल का जो है 17.2% है। वहीं बाढ़ के अतिरिक्त यहाँ पर जो है चक्रवात भी प्रभावित करता है। जब उड़ीसा के तट पे चक्रवात उठता है तो बिहार के जो है जिले, करीब 28 जिले जो हैं इससे प्रभावित रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृतिक संरचना की दृष्टिकोण से बिहार में न केवल भौगोलिक पारिस्थितिकी अलौकिक है, बल्कि यह प्रदेश भारत ही नहीं अपितु पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जैव विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण भी है। तो बिहार में आप देखेंगे, बिहार जो है क्षेत्र बिहार का वो जैव विविधता के रूप में भी प्रचुर है, मात्रा में है। विश्व संरक्षण नियंत्रण केंद्र के अनुसार विश्व के कुल 16 लाख जैव जातियां, पूरे विश्व में ऐसा अनुमान है कि 16 लाख जैव जातियां या अथवा प्रजातियां, इनमें से 8% जो है भारत में पाई जाती है और बिहार के विभिन्न इलाकों में भी ये प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इलाकों में हिमालय की तराई क्षेत्र है, जहां पर कि पश्चिमी चंपारण में साल, शीशम, तनु, कपास के वृक्ष, कुसुम, खैरा आदि की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग मुंगेर, गया, भागलपुर जिले में पलाश, आसन, हर्रे, गुलर, बेंत, शीशो, बबूल आदि जो बांस, ये प्रजाति जो हैं पाई जाती हैं। वहीं पर देखेंगे उत्तरी बिहार में अगर जो पशुओं की बात करें तो उत्तरी बिहार में शेर, हिरन, जंगली भैंस, भेड़िया, जंगली भैंसा, लोमड़ी इत्यादि जो है ये वन्य प्राणी पाए जाते हैं बिहार में। इस शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार में गेंडा, चीता, बाघ, चीतल आदि भी देखे गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट तथ्य बता दें जिनको कि आप लोग रट लेंगे। बिहार के जो हैं रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा ये पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और डॉल्फिन एवं पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनको डॉक्टर सिन्हा डॉल्फिन मैन के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन से बिहार के व्यक्ति जाने जाते हैं, तो रविंद्र कुमार सिन्हा, ये रट लेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग
जैव विविधता में ही कि जल निमग्न भूमि में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, गोह, नाना प्रकार की मछलियां ये सब आते हैं। गंगा के डॉल्फिन, जिनको सूंस भी कहा जाता है, इनको संरक्षित प्राणी एवं राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल जीव जो है किसको घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन को। ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में और अन्य एग्जामों में जो आपको बिहार पुलिस इन सब में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय जल जीव किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। और वो भी कौन सा डॉल्फिन? गंगे डॉल्फिन को घोषित किया गया है, क्योंकि सिंधु नदी में भी डॉल्फिन है और कुछ अन्य नदियों में भी डॉल्फिन है। तो गंगे डॉल्फिन या गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव जो है घोषित किया गया है। विश्व वन्य जीव कोष ने बिहार में जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य और भी आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में जो है कुछ चेंजिंग किया गया बिहार में। वो चेंजिंग था, गोरैया को जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया। गोरैया, जिसको कि हम लोग बगरो बोलते हैं, बगरो एक रीजनल लैंग्वेज में, तो गोरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। गेंदा को राजकीय फूल घोषित किया गया। बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया और पीपल को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। राजगीर में वन्य जीव सफारी का उद्घाटन मार्च 2021 में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है आपको ज्यादातर बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ये आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे। आगे हम लोग जो है देखते हैं पर्यावरण जल परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। हालांकि ये जितने भी डाटा हैं ये पुराने डाटा हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जो है तथ्य आप लोग जान लें कि जो बिजली बिहार में जो है जब बारिश होती है बरसात के दिनों में जो है बिजली गिरने की समस्या बहुत ही ज़्यादा है बिहार में। इसी के निदान के लिए जो है एक मोबाइल ऐप जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया, वो है इंद्रव्रज, विकसित किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से 20 किलोमीटर दायरे में जो है कम से कम 40 मिनट पहले जो है ये चेतावनी बिजली गिरने की दे दी जाएगी। तो ये डाटा भी आप लोग याद रखेंगे। आगे जो है आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये बार बार जो है पूछा जा चुका है, 2 बार तो बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है। 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार का जो है क्षेत्रफल है। और अभी राज्य में कुल वन क्षेत्रफल जो है 7,299 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.8% है। ये डाटा याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगला है इम्पोर्टेंट तथ्य, भारत का सबसे बड़ा या देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज जो है ये महात्मा गांधी सेतु है। ये और महात्मा गांधी सेतु का सबसे लंबा ब्रिज होने का खिताब जो है अब हट गया है, क्योंकि अब जो है सबसे लंबा ब्रिज देश का जो है वो है सदरी धुबरी रेल ब्रिज। वो ब्रिज जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। और सदिया और धुबरी ब्रिज को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग जो है कमेंट में लिखेंगे। असम के जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके नाम पे इनका जो है इस सदिया धुबरी सड़क ब्रिज का जो है नाम रखा गया है। तो पहले इसको सदिया धुबरी कहा जाता था, बाद में जो है इसका नामांकन किया गया। तो वो कमेंट्स में आप करेंगे।
आगे जो है यहाँ पर बता दें कि उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जो है ये पुल महात्मा गांधी सेतु, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है, ये जो है जोड़ती है दक्षिणी बिहार को उत्तरी बिहार से। और इसका उद्घाटन जो है 7 जून 2022 को किया गया, और उनके द्वारा तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी इसमें सहयोगी के रूप में थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट तथ्य जो है वो ये है कि शताब्दी स्मृति स्तंभ जो है ये ब्रॉन्ज कांस्य मेटल से बना हुआ बोधि वृक्ष के स्वरूप का जो है यह स्तंभ संसद के संग्रहालय में रखे बिहार के प्रतीक चिन्ह के रूप में बोधि वृक्ष पौधे के प्रतीक रूप में जो है बिहार विधानसभा परिसर में स्थापित किया गया है शताब्दी स्मृति स्तंभ। तो आपको ये पूछा जाएगा कि शताब्दी स्मृति स्तंभ जो है ये कहाँ पर है, तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। तो विधानसभा, बिहार विधानसभा परिसर में है। ये जो है आप लोग याद रखेंगे। आज अगला जो है अब हम लोग देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत जो है पहला है, पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार द मिरर है। ये रट लेंगे, देख सकते हैं कि ये बार बार पूछा भी गया है। अगला है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो फिरंगिया गीत को जो है प्रिंसिपल मनोज प्रसाद सिन्हा जो है इन्होंने लिखा था। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो बटोहिया गीत जो है रघुवीर नारायण द्वारा लिखा गया है। अगला, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुतियों की जाती है? तो ये स्तुति जो है शिव की स्तुति की गई है। हरि उपल जिनका निधन 2011 को हो गया वो कौन थे? तो वो जो एक मणिपुर एवं कथक नृतक जो हैं थे। अगला देखते हैं हम लोग, वर्ष 2010 के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित दिया गया है? तो उषा किरण खान को जो है ये सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। वर्ष 2016 के प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन हैं? तो रचनाकार गंगेश गुंजन जो हैं रचनाकार हैं। ये था आपको लुसेंट का बिहार स्पेशल जो कि आज समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स है, असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। तो आपको बता दें कि 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है ये नई दिल्ली में जो है चल रही है 21 जुलाई से 31 जून तक। हालांकि ये मुख्य बैठक 21 से 22 जुलाई तक ही था, लेकिन ये जो है 21 से 31 जुलाई तक जो है भारत मंडपम जो है वहीं पर चल रहा है, और उसी में असम के मैदान को जो है विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। और इस तरह जो है भारत में कुल 43 जो है स्मारक हो गया जिसको कि विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अब आपको बता दें कि ये मैदान है क्या? तो ये एक पिरामिड की संरचना वाला
संरचना वाला जो अहोम राजवंश के राजाओं को के पार्थिव शरीर को यहाँ पर जो है दफनाया गया था, वही एक टीला है और ये एक पिरामिड आकार का है असम में। तो एक तो ये आप लोग याद रखेंगे कि अहोम राजवंश जो है कहाँ से संबंधित था, तो असम से। ये जब आप प्रश्न बनाएंगे हिस्ट्री का तो ये जो है बार बार हिस्ट्री के प्रश्न में पूछा गया है कि अहोम राजवंश कहाँ से संबंधित है, तो असम से। तो यही असम के जो है राजाओं को यहाँ पर दफनाया जाता था, ये याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में जो है कितने हो गए हैं, 43 जो है स्मारक हो गए हैं भारत में। और सबसे अंतिम कौन सा है, तो सबसे अंतिम जो है अहोम राजवंश के मैदान जो है ये विश्व धरोहर है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अमेरिका की मोरावियन चर्च बस्ती को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अभी जो नई दिल्ली में बैठक हो रही है, उस बैठक में विश्व धरोहर समिति की, उस विश्व धरोहर समिति में अमेरिका के मोरावियन चर्च बस्ती को भी जो है विश्व का धरोहर माना गया है, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि यूनेस्को की संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने जो है अपने वेबसाइट के मुताबिक मोरावियन चर्च बस्ती, डेनमार्क के एक अन्य मोरावियन चर्च बस्ती क्रिश्चियंस फील्ड का अंतर्राष्ट्रीय क्रमिक विस्तार किया है, जो पहले ही विश्व विरासत सूची में शामिल थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोरावियन चर्च जो है, जो डेनमार्क में है, उसको पहले ही विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इसी मोरावियन चर्च का जो है पार्ट ये अमेरिका में था, जिसको कि विश्व धरोहर घोषित किया गया है। जब हम किसी भी क्षेत्र को, शहर को विश्व धरोहर घोषित करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि यूनेस्को द्वारा उसका रखरखाव जो है किया जाता है, उस पर खर्च कुछ किया जाता है, साथ ही साथ जो है पर्यटन क्षेत्र में का भी जो है बढ़ावा वहाँ पर मिलता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट है कि 11 अगस्त तक जो है ये चलेगा ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का खेल। पेरिस ओलंपिक का जो है उद्घाटन जो है ये हो चुका है और पेरिस ओलंपिक ये 11 अगस्त तक जो है चलेगा। इसमें जो है 205 देशों ने 5 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 6800 खिलाड़ियां हैं और भारत जो है 117 सदस्य का दल जो है भारत भेजा है। भारत की ओर से 117 खिलाड़ी गए हैं, इनमें से 47 महिलाएं हैं। ये भी याद रखेंगे कितनी महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस फ्रांस के पेरिस में जो है ये उद्घाटन किया गया और इस बार जो उद्घाटन किया गया ये अन्य जितने भी ओलंपिक के उद्घाटन हुआ है उससे ये भिन्न था, इसलिए इसको याद रखना है। पहले जितने भी उद्घाटन होते थे वो जो है उद्घाटन फील्ड में ही होते थे, अर्थात वह उद्घाटन जो है जो खिलाड़ी का जो स्टेडियम होता था, स्टेडियम उसी में होता था। लेकिन इस बार जो उद्घाटन हुआ है वो उद्घाटन सीन नदी, एक तो ये याद रखेंगे, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा चूंकि इसका उद्घाटन ही हुआ है कि पेरिस किस नदी के किनारे है। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, एकदम रट लेंगे, सीन नदी के किनारे है। और इसी नदी में जो है रिवर ऑफ द ड्रीम यानी सपनों की नदी के नाम से जो है 85 नौकाओं पर 205 देशों के ओलंपिक
और एक ओलंपिक रिफ्यूजी टीम ने जो है कि 6800 खिलाड़ियों ने परेड किया। तो पहले जो परेड स्टेडियम में होता था वो स्टेडियम में ना होकर जो है इस बार सीन नदी के जो है में हुआ और नौका में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट था। और भारत की तरफ से जो है किसने अगुवाई की थी, तो दो व्यक्ति ने किया था, एक तो पीवी सिंधु और दूसरा ए शरत कमल। इन्होंने तिरंगा लेकर जो है अगुवाई किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बैस इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो है वहां रहकर इसमें भाग लिया। और यहाँ पे ये भी बता दें आपको कि पेरिस में जो है ये तीसरी बार है जो कि ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ था। दूसरी बार जो है 1924 में, और ये जो है 2024 में तीसरी बार जो है यहाँ पर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है कि पीएम ने पहला विस्फोटकर सिंकुन ला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर सिंकुन ला जो है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जो कि लेह लद्दाख में जो है लद्दाख में ये बनाया जा रहा है। लद्दाख के कारगिल में सिंकुन ला सुरंग परियोजना का जो है काम शुरू हो गया है और ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो ये याद रखना है। आज का करंट अफेयर जितना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।